हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल अधिगम अड्डा में। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर आपको अगर पता ही है तो मैंने थर्ड से फिफ्थ तक की एनसीईआरटी की जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसको कवर कर दिया है। तो उसका एक टेस्ट लेने के लिए मैंने 2014 का जो है इन्वायरमेंट का पेपर है सीटेट का, उसको आज मैं लेकर आया हूँ। उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा और इससे हम ये भी जानेंगे कि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं क्या वो वाकई में थर्ड से फिफ्थ तक की एनसीईआरटी से बने हैं कि नहीं। तो जिन्होंने थर्ड से फिफ्थ तक की एनसीईआरटी देखी है तो वो इस समझ जाएंगे कि उससे प्रश्न बने हैं कि नहीं, और जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो जो है क्लास थर्ड से फिफ्थ तक की एनसीईआरटी की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आप वो ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास थर्ड और फिफ्थ की एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। उससे बने हुए प्रश्न जो हैं सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलती है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जिनको देखनी है वो प्लेलिस्ट वो यहाँ पर आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जो है इन्वायरमेंट का यानी कि पर्यावरण अध्ययन के पेपर को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, 61वां प्रश्न है पहला, कि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन कौन सी हैं? तो आपको पता ही होगा कि ये दो धातुएं हैं तांबा और टिन। इसमें क्या है, 90% तक लगभग तांबा होता है और 10% जो होता है वो टिन होता है। कहीं कहीं पर 10 से 12 होता है, तो ये 88 हो जाएगा। हालांकि इसका जो रेशियो माना जाता है तो 9:1 का होता है रेशियो, मतलब 90% तांबा और 10% टिन। और ये थर्ड की एनसीईआरटी में ये चैप्टर में मैंने आपको बताया था। फिर बात करते हैं 62वें नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी कि ढंग दिए गए हैं। तो अगर आपने थर्ड की एनसीईआरटी देखी होगी उसमें 10वां चैप्टर था, उसमें बताया गया था कि खाना जो है सेंक कर, तलकर और भून कर, ये उसमें विधि दी थी और यही उसमें सीरियल था। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा कि खाना जो है सेंक कर, तलकर और भून कर, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो बात एनसीईआरटी की ही मानी जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट के बारे में, कि इसमें से जो है हमको सही कथन जो है वो चुनना है कि माउंट एवरेस्ट से संबंधित कौन सा सही कथन है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह जम्मू और कश्मीर का भाग है, इसकी ऊंचाई इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा भाग कह रहा है कि यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल में जो है, ये इसका बता ही दिया मैंने आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई इसमें 8,900 दे रखी है, लेकिन है 8,848, या फिर आपको 8,850 भी देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे निकटतम इसका आंसर हो जाएगा तो वो सेकंड पॉइंट की तरफ जाएगा, क्योंकि ये है तो नेपाल में ही स्थित। नेपाल में कहाँ पर स्थित है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भारत का अगर आपने नक्शा देखा होगा जो इस तरह से ऐसे करके आता है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके, जब ये वाला हिस्सा ये नेपाल है तो यहाँ पर नेपाल के इस जगह पर जो है वो है माउंट एवरेस्ट की चोटी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। ये एनसीईआरटी में था कि रेगिस्तानी एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और ये भी एनसीईआरटी में था, तो जिन्होंने देखी होगी तो उनको ये प्रश्न काफ़ी हलवा लग रहे होंगे। और इस पेड़ के बारे में एक और चीज़ थी कि इस पेड़ से संबंधित एक और है कि यहाँ के स्थानीय लोग जो है इस पेड़ के तने में छेद करके यहाँ से पानी भी निकालने का काम करते हैं, ताकि अगर उनको पानी की ज़रूरत है तो उसके पेड़ के तने में वो यहाँ पर कट लगा देते हैं और वहाँ से जो है पानी निकाल लेते हैं और अपने प्रयोग में भी लाते हैं। फिर बात करते हैं 65वें नंबर प्रश्न की। इसका ये प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को 4:45 बजे नगर कोयल स्टेशन पर पहुंची। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2,649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो चाल बराबर आपको पता ही है, दूरी बटा समय होता है। तो हमारी दूरी कितनी है तो वो हो जाएगी 2,649 ये दूरी है। और समय कितना लगा? अगर 5:15 से
16 को चली है और पहुंची है 18 को 4:45 पे। तो आधा घंटे का ही डिफरेंस है 2 दिन होने में। तो यानी कि 2 दिन होंगे तो 48 घंटे में, और हो जाएगा इसका आंसर 47.5। और इसको अगर हम कट करेंगे तो 55.76 करके कुछ आएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा कि 56 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ट्रेन चली होगी। फिर बात आती है 66वें नंबर प्रश्न की। ये प्रश्न है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। तो ये प्रश्न भी जो है उसमें था एनसीईआरटी में, और मैंने आपको उसमें बताया था कि बिहार में जो है लीची की खेती होती है, तो वहाँ पर जो है अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है वह मधुमक्खी पालन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस मौसम में जो है मधुमक्खी पालन की जाए तो उनका जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छे से चलता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, और ये भी है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्या है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, एकदम सही। बी पॉइंट कह रहा है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, एकदम सही। और सी पॉइंट कह रहा है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये तीनों पॉइंट एकदम सही हैं। फिर डी पॉइंट कह रहा है कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं। यह पॉइंट जो है, ये डी वाला पॉइंट जो है रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो मैंने इससे पिछले प्रश्न में बताया था कि इसमें जल एकत्र हो जाता है और लोग इससे पतले पाइप से जल को निकाल कर पीते हैं। तो ये जो है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले के तीनों ही हैं। तो और ये चीज़ हमको फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाती है, ए, बी और सी। और खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो ये राजस्थान में। ठीक है, इसमें मैंने आपको कहानी भी बताई थी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा था कि वहाँ के जो राजा होते हैं वो पेड़ को काटने का आदेश दे देते हैं। तो इसी की वजह से वहाँ पर चिपको आंदोलन भी हुआ था, तो पेड़ से लोग चिपक गए थे। तो ये खेजड़ी वृक्ष के ही संरक्षण के बारे में था। फिर बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की, जो कि है हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। सेकंड कह रहा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है, तो ये पॉइंट सही है। और जो है अत्यधिक सोना पसंद करते हैं, भार के कारण नहीं। हाथी के संबंध में हाँ ये ज़रूर है कि वो 2 से 4 घंटे जो है सिर्फ सोते हैं, बाकी नहीं, बाकी वो अपना जगते रहते हैं। फिर बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की, और इसमें जो है बताया है कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये घर कहाँ के हो सकते हैं, तो ये जो घर है ये आपने अगर एनसीईआरटी को फॉलो किया होगा, शायद मेरी सेकंड पार्ट की वीडियो में ही था, उसमें मैंने आपको चित्र सहित बताया भी था कि ये घर जो है असम में पाए जाएंगे। ठीक है, असम के घर जो होते हैं वो 10 से 12 फुट ज़मीन के ऊपर होते हैं, यानी कि उनके जो खंभे होते हैं वो नीचे लगे होते हैं और इसके ऊपर जो है वो घर बना होता है। ठीक है, ऐसे करके घर उनका बना होता है और 10 से 12 फुट के ये जो है ये खंभे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। फिर बात आती है ब्रेल लिपि के बारे में। 17वां क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, तो ये कितने बिंदु बने होते हैं ये आपको बताना है। तो जो इसमें जो बिंदु बने होते हैं वो होते हैं 6 बिंदु। ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो लुईस ब्रेल कहाँ के थे, मैंने आपको बताया था, ये फ्रांस के थे। लुईस ब्रेल फ्रांस से संबंधित हैं। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये भी मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया था। तो अभी तक के सारे ही प्रश्न जो है एनसीईआरटी से ही संबंधित हैं, तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। फिर आता है 71वां नंबर प्रश्न, और ये है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा उल्लू। उल्लू जो है अपनी गर्दन जो है वो ऐसे और मतलब सीधे से पूरी 180 डिग्री तक घुमा लेता है। और मैना के बारे में जो है, मैना के बारे में अगर वो पता हो तो मैना जो अपनी गर्दन है वो झटके से आगे पीछे करती है। मैना के बारे में है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। उल्लू के बारे में है कि वो अपनी गर्दन है पीछे तक घुमा सकता है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। कौवा के बारे में है कि कौवा जो है अपना घोंसला जो है पेड़ की सबसे ऊंचाई पर बनाता है। और कोयल के बारे में जो था, मैंने आपको पॉइंट बताया था कि कोयल जो है अपने अंडे जो है कौवे के घोंसले में देती है। ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपको एक ही चैप्टर में एनसीईआरटी में मैंने बताए थे। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं
और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहाँ का हो सकता है? तो ये जो है केरल में जो है टेपियोका की जो फसल है वो अपने घर में ही उगाते हैं और वो खाते हैं और नारियल के तेल के साथ खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ और लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो फिफ्थ की एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया था कि उसमें था भी कि एक बच्ची जो है उसको एनीमिया हो जाता है। इसका राइट आंसर है एनीमिया। और उसमें बताया गया था कि जब एनीमिया रोग हो जाता है तो उसको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी खाने के लिए कहा जाता है। और बताया जाता है मलेरिया से संबंधित है कि इसकी जो दवा जो है वो सिनकोना पेड़ से बनती है। ठीक है, सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उससे बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो है एनसीईआरटी में मैंने आपको बता दी हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उसमें क्या है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो वो पक्षी कौन हो सकते हैं? तो वो पक्षी हो जाएंगे चील, बाज और गिद्ध। ये जो है इंसानों से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। फिर बात आती है अगले प्रश्न की, जो कि है 75वां प्रश्न, कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के। तो ये किस साइड हो जाएंगे? तो जैसे भारत का अगर आपने नक्शा देखा होगा तो कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके जो है, तो यहाँ पर दिल्ली है और इसके ऊपर में जो है क्या है, वो शिमला है और नीचे क्या है, भोपाल है, क्योंकि भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भारत के इस साइड जो है वो पूर्व है, यानी कि ईस्ट है। ठीक है, इस साइड है वेस्ट, इस साइड है नॉर्थ और नीचे है साउथ। तो उत्तर और दक्षिण में ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं 76वें नंबर प्रश्न की। 76 नंबर प्रश्न है कि ईवीएस संक्षेपण में अर्थ में संयुक्त अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्या प्रयुक्त होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, ईवीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। फिर आता है अगला प्रश्न, जिसका नाम जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें क्या उद्देश्य नहीं होगा? तो वो समझते हैं कि कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना जरूर, ये जो है ये उद्देश्य होता है। क्योंकि यहाँ पर बात की गई नहीं है तो हमको नहीं है पर ध्यान देना है। सेकंड कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। तो अनुशासन जो है वो उसके बाद एनसीएफ जो है वो करता ही नहीं है, तो ये इसको रख लेते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम बाकी के जो है उनको भी देख लेते हैं कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो एकदम करना चाहिए। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचित प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो ये भी एकदम सही है। तो जो नहीं होगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी शिक्षक जो है कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। अनुशासन की बात आ जाए, दंड की बात आ जाए, तो ऐसी चीज़ें जो हैं हमको कक्षा में अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये यहाँ पर जो आंसर जो है इसका आंसर बी ही होगा। फिर बात आती है 78वें नंबर प्रश्न की, जो कि है आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य यानी क्या हो सकता है? तो उद्देश्य आपको बताना है, क्योंकि कक्षा 5 में जो है ये पूछ रही है। तो क्या हो सकता है? अवलोकन कौशलों में नहीं, संवेगात्मक कौशलों में ये भी नहीं। इसका जो है कि चिंतन कौशलों में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर लोगों को अगर ये लग रहा है कि बोलने संबंधी कौशल में, तो बोलना भी तब आएगा जब वो चिंतन करेगी। तो सबसे पहले चिंतन आएगा, उसके बाद बोलना आएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3rd। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त यानी पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दिए गए पद्धति का प्रयोग करती है। तो वो पद्धति क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो पद्धति पहला है कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। दूसरी पद्धति है कि विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तीसरी पद्धति है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो ऐसा नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने में विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? कि क्या वो अपनी पाठ योजना का पालन करना चाहती है, या फिर वह बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती है, या फिर दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना चाहती है, या फिर शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति की विकास करना चाहती है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बहुबुद्धि वाले जो शिक्षार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना हो जाएगा। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो हमारे क्लास में जो हर प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई जो है वो ज़्यादा जल्दी इमेजिन कर सकता है, या किसी ने वो चीज़ें देखी होती हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, जिसने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो वो नहीं समझ पाएगा। तो हर प्रकार की बुद्धि वाले छात्र होते हैं, तो अगर उनके साथ इस तरह से दिया जाएगा, उनको घुमाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा, तो ये उनकी आवश्यकताओं को जो है ये पूरा कर देगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। फिर बात करते हैं 80 नंबर पे प्रश्न की, वो है खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण में शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। थर्ड कह रहा है कि शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा, ना ही ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर आप बाहर घुमाने ले जा रहे हैं तो शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर बात आती है अगले प्रश्न की, जो कि है निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो इसमें यहाँ पर बात दे रखी है नहीं है पर, तो हमको नहीं है पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें बताया गया पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा का व्याख्या करना। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि परिभाषा की व्याख्या करना, लेकिन फिर भी बाकी के हम ऑप्शन देख लेते हैं। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और उनका अवलोकन को दर्ज करना, तो ये भी नहीं। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना और जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की जो परिभाषा की व्याख्या करना है, यही इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण की जो है योजना करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो किस चीज़ में मदद करेगा, तो वो हो जाएगा ना तो जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास में भी नहीं करेगा, दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव में भी नहीं करेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में जो है ये मदद करेगा। लेकिन फिर भी 4th पॉइंट देख लेते हैं, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना में। आखिर बच्चों को अगर हम बाहर घुमाने या दिखाने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, चिड़ियाघर भ्रमण करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियों हैं उसके साथ जो है बच्चा भ्रमण से जानेगा, सीखेगा और समझेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3rd जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर प्रश्न आता है कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, उन्हें किस चीज़ के बारे में। तो श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र को आरेख बनाना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि आरेख बनाने से भी बच्चे उतने अच्छे से समझेंगे नहीं। फिर है पोषक तत्वों को भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, तो इससे भी नहीं, क्योंकि ये उनके वास्तविक जीवन से जो है कनेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, ये कुछ इफ़ेक्टिव है लेकिन उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। फिर बात आती है अगले लास्ट ऑप्शन की, कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से खाना होगा, वो खाना में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, पोषण में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो उनको अच्छे से बता पाएगी कि किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें विटामिन ज़्यादा है, किसमें प्रोटीन ज़्यादा है। तो ये जो है उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से उनके जो है सारी चीज़ें होंगी और जो शिक्षिका है वो उनको अच्छे से उनकी व्याख्या कर पाएगी। तो राइट आंसर इसका 4th होगा। फिर बात आती है अगले प्रश्न की, वो है रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का जो है क्रम का पालन करे। तो क्या क्या क्रम हो सकते हैं। पहला क्रम है प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन करना, तो ये सारे इसमें दे रखे हैं। तो किस तरह से बनाया जाता है, उसका राइट तो आंसर हो जाएगा 2nd। पहले क्या हम बनाते हैं, पहले हम रूपरेखा को बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर हम उसका प्रश्न लिखते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं। तो ये जो है इसकी रूपरेखा हो जाएगी, ठीक है। तो उसका 2nd, 4th, 1 और 3rd क्या है, वो ये रहा 2nd नंबर ऑप्शन में। सबसे पहले हम बनाएंगे उसकी रूपरेखा,
तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिर हम प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद प्रश्न का संपादन करेंगे। अगला प्रश्न है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार के व्यक्ति सबसे अधिक संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। ठीक है, ये जो है सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना जो है इसका राइट आंसर होगा। घर, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, ये सारे आंसर जो हैं वो गलत हो जाएंगे। फिर बात आती है अगले प्रश्न की। 86वां नंबर प्रश्न है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। तो पहला ऑप्शन है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान कराना। सेकंड ऑप्शन है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। अक्सर इकाई परीक्षणों का प्रयोजन करना और गहन जांच परक और कल्पना परक जो है प्रश्न पूछना। तो कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का जागृत करना है। ठीक है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का जागृत करनी है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि गहन जांच परक और कल्पना परक जो है प्रश्न पूछना उनके लिए जो है वो जिज्ञासा को जागृत करेगा और रुचि भी प्रदान करेगा क्लास में। फिर है, यदि यह 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या हो सकता है, और ये काफ़ी ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये इसको हम समझेंगे कि क्या उसका आंसर हो सकता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो ये जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के बारे में तो हम तब बताएंगे जब बिजली आ रही होगी, लेकिन इस प्रश्न में दे रखा है कि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हम क्या करेंगे। तो उसके बारे में बताया गया कि बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना जो है इसका राइट आंसर होगा कि जब बिजली नहीं होगी, उनको सिचुएशन दे दी गई है कि बिजली नहीं होगी, तब वो है अपनी कल्पनाओं को किस तरह से कर सकते हैं और अपनी चिंतन को किस तरह से वो बढ़ा सकते हैं। तो इसी कौशल को जानने के लिए ये प्रश्न जो है पूछना सही रहेगा कि ना कि इन प्रश्नों को जानने के लिए। फिर है अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है? पहला पॉइंट कह रहा है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। सेकेंड पॉइंट कह रहा है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वो चीज़ों को खोजें और सीखें। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस में जो है पर्यावरण में जो है इन्हीं चीज़ों की बात करता है कि उनको बच्चे जो है वास्तविक जीवन से ज़्यादा समझें और जो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को ज़्यादा जानें, खोजें, सीखें। तो ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स होते हैं ईवीएस में राइट स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पर आपको ये दिख जाए सकारात्मक प्रश्न हो, उसमें सकारात्मक आंसर अगर आपको ये दिख जाते हैं ये सारे कीवर्ड्स कि उनको अवसर उपलब्ध कराना या चीज़ें खोजे सिखाना, तो ये राइट आंसर हो ही जाते हैं। फिर आता है 89वां क्वेश्चन कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात पर के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। तो ये जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। सेकेंड कह रहा है कि वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, तो ये भी नहीं होगा। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी नहीं होगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना, तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया वन संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील। अब संवेदनशील वो तब बनेंगे कि जब पहले वो ये देखेंगे कि वन किस प्रकार से कट रहे हैं, किस प्रकार से उनका जो है दोहन हो रहा है, तब जाके बच्चे जो है उसका संरक्षण कर पाएंगे कि उनको ये लेवल समझ में आएगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो जब बस कटी हुई लकड़ियों को अपने सामने देखेंगे और ये जानेंगे कि कितने वृक्ष को है बस ऐसे ही काट दिया जा रहा है, तब वो जो है वन संरक्षण के बारे में सोचेंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे। तो राइट आंसर इसका जो है 4th हो जाएगा, यानी कि घ, जो आपको यहाँ पर बताया गया था कि शिक्षार्थियों की कटी लकड़ियों का भंडार दिखाकर। फिर लास्ट प्रश्न है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है,
उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो क्या कारण हो सकता है? पहला पॉइंट कह रहा है उसके प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया था। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, ये भी नहीं होगा। यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बताया गया कि आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी जो है वो टीचर ने जो भी समझाया उसको समझ नहीं पाए हैं। तो इसके क्या रीज़न हो सकता है कि वो क्यों नहीं समझ पाए हैं? तो उस प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया होगा, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में जो है बच्चे नहीं समझ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर के जो मेथड्स है उनकी ही कहीं ना कहीं गलती रही होगी, जिस वजह से जो है बच्चे जो है उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने 2014 का जो ईवीएस का पेपर है वो कंप्लीट किया है। और इसमें आपने ज़रूर पाया होगा कि शुरुआत के कई सारे प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी के 3rd से 5th तक की जो है उससे बने हैं, और बाकी के प्रश्न भी कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि स्टोरीज़ में ये सारी चीज़ें सम्मिलित रही थी और उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ बताई गई थी कि हमको बच्चों को जो है अवसर प्रदान करने हैं, बच्चों को जो है वास्तविक जीवन से समन्वय करवाना है, और बच्चों को जो है जो भी प्रत्यक्षीकरण से ही हम चीज़ें समझाएंगे। ईवीएस में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताई गई थी। तो अगर आपने अभी तक मेरी एनसीईआरटी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यहाँ पर आई बटन पर लिंक होगा, वहाँ से भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और उससे अपना जो है लाभ उठा सकते हैं। नोट्स भी अगर आप पाना चाहते हैं तो आप अधिगम अड्डा टेलीग्राम पर सर्च करिए, जो मेरे इस चैनल की स्पेलिंग है और यही लोगो है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और वहाँ पर जो है आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ना मिले तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूँगा। तो 2014 का पेपर अब ख़त्म हुआ, इसके बाद हम लोग करेंगे 2015-16, उसके बाकी के पेपर्स भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ मैं पेपर 2 के लिए भी जो है एनसीईआरटी को लाना जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, 6 से लेकर 8 तक की जो एनसीईआरटी है वो से मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लाऊंगा, ताकि जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके, खास करके जीके पोर्शन के लिए, क्योंकि जीके पोर्शन में जो है 60 प्रश्न बनते हैं और ये 60 प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये इन्हीं 60 प्रश्नों से है जो हमारा सीटेट जो है क्लियर भी हो सकता है और क्लियर नहीं भी हो सकता अगर ये गड़बड़ हो गया पोर्शन तो, ठीक है। तो आपको कैसी लगी वीडियो? पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।